Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Civil Procedure Code 908. Guys, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रूल 9 की एंड 9A की। तो हमारी एक कोशिश होती है, हम ट्राई करते हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आफ्टर देन आप जब भी बेहतर रीडिंग करें तो आपको दोबारा से ना देखना पड़े। हमारी ये एक कोशिश होती है गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या डाउट है। जैसे ही पॉसिबल होगा हम आपका आंसर देंगे। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन ऑर्डर फिफ्थ। गाइस, ऑर्डर फिफ्थ जो है ये डील करता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन को। जो हमारा ऑर्डर फिफ्थ है गाइस, ये दो पार्ट में डिवाइड था, इशू ऑफ समन्स एंड सर्विस ऑफ समन। अगर हम इश्यूज की बात करें तो गाइस वहां पर क्या था, रूल 1 से लेके रूल 8 तक था। ठीक, अगर हम बात करें सर्विस ऑफ समन की, यहां से यहां तक की, तो ये कहां पर है गाइस, रूल 9 से लेके 30 तक। In this video only talk about rule 9 and 9A। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रूल 9 का क्या मीनिंग है। डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट। जब भी कोर्ट की तरफ से समन भेजे जाते हैं, किसको, डिफेंडेड को। ठीक, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया है, सूट फॉर डेक्लारेशन, सूट फॉर डेक्लारेशन। ठीक, दोनों में चल रहा है। ठीक, अब भी किसने फाइल किया है, ए ने। ए यहां पर क्या है, प्लेंटिफ। ठीक, और बी के अगेंस्ट क्या है, बी क्या है गाइस, डिफेंडेड। जाकर इसे रिस्पोंडेड भी बोल सकते हैं। ठीक, इसे भी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स को देखा है, या फिर न्यू जूनियर्स जो होते हैं, जहाँ फिर हमारे न्यू एडवोकेट्स मान लो कि उन्हें ये पता नहीं होता जब उनकी इनरोलमेंट होती है कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है। ठीक, तो जब इसने फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, बी को कैसे पता चलेगा गाइस, कोर्ट की तरफ से उसे नोटिस या सम्मन भेजा जाता है कि आपके अगेंस्ट ये वाला सूट चल रहा है। ठीक, सूट फाइल किया है ए ने, तो आप कोर्ट में आइए और आके क्या कीजिए, आंसर दीजिए कि इसमें क्या है, उसने ये वाली रेमेडी आपसे क्लेम की है। ठीक, तो यही चीज है हमारे रूल 9 में, और 9A में बताई गई है। एक तो बताया गया कि जो नोटिस सम्मन होंगे बाय कोर्ट भी हो सकते हैं। सेकंड क्या बताया गया है कि अगर उसे बार बार कोर्ट की तरफ से सम्मन जा रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहा या फिर उसे रिफ्यूज कर रहा है, तो उसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शन है रूल 9A, जिसमें सम्मन गिवन दी प्लेंटिफ फॉर सर्विस। सम्मन क्या लेके जाएगा, प्लेंटिफ खुद लेके जाएगा। किसके लिए, बी के लिए। ठीक, जो कोर्ट के सम्मन है, सम्मन बन जाएंगे, बनने के बाद क्या है, बी खुद लेके जाए, जो प्लेंटिफ है वो बी के लिए खुद लेके जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, दस्ती सम्मन। ठीक, इसे हम दोबारा इसके बाद करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रूल 9। रूल 9 बात करता है डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय द कोर्ट। कोर्ट की तरफ से सम्मन कैसे डिलीवर होते हैं। ठीक, जब भी कोर्ट सम्मन भेजती है, ठीक, सेंड करती है डिफेंडेड को, तो डिफेंडेड कैसे उस सम्मन को रिसीव कर सकता है। यहाँ पर सब रूल 1 में बताया गया है कि जो डिफेंडेड है, डिफेंडेड या फिर उसका एजेंट, इसमें पहले आप ये बात देख लीजिए, जहां पर भी सूट जो है गाइस, सूट जो है आपका फाइल होता है जिस कोर्ट में, ठीक, या फिर जहां की आपकी यूरिसडिक्शन है, वहीं पर क्या होगा, उस डिफेंडेड को, अगर तो सेम यूरिसडिक्शन है, उस डिफेंडेड को जहां फिर उसके एजेंट को क्या है, पावर है कि उस सम्मन को रिजाइड करे। ठीक, जहां पर हमने सूट फाइल किया है उसी यूरिसडिक्शन में अगर वो लोग रह रहे हैं, जहां तो डिफेंडेड करेगा, ठीक, सम्मन को रिसीव, जहां फिर एजेंट कर सकता है। इसके बाद क्या बोला है कि जहां फिर इसमें कि अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जैसे कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सम्मन अगर डिफेंडेड ने करनी है तो फिर डिफेंडेड को गए तो डिफेंडेड को दी कराएंगे।
अगर नहीं डायरेक्शन दी तो फिर एजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि कोर्ट जैसे डायरेक्शन देगी वैसे ही समन डिलीवर और सेंड किए जाएंगे ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट, जहां तो फिर ऑफिसर करेगा जहां फिर उसका सबऑर्डिनेट किसके थ्रू, कोरियर के सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं जो अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, जैसे कोर्ट ने अप्रूवल देती है। ठीक, आप एक बात को जान लीजिए, जब भी समझ जाते हैं गाइस जहां तो क्या होता है कि ये है कोर्ट, ठीक, कोर्ट की तरफ से क्या जाता है, पेदा जाता है, ठीक, वो क्या करता है, सम्मन जाके क्या करता है, सम्मन तालीम, सम्मन तामील करने होते हैं, तामील, ठीक, तामील करने होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप ऐसे नहीं करना तो गाइस आप कोरियर के थ्रू भी सर्विस कर सकते हो, ठीक, जैसे भी कोर्ट आपको ऑर्डर करती है, डायरेक्शन देती है। इसके बाद बात आती है सब रूल 2 की। तो ये मुझे कुछ ज्यादा नहीं लगा इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं इसे मेंशन किया। इसमें यही था कि प्रॉपर ऑफिसर, सब रूल 2 की बात कर रही हूँ, जो प्रॉपर ऑफिसर है मे बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अदर देन दैट इन विच दिस सूट इंस्टीट्यूटेड, जहां पर सूट हमारा इंस्टीट्यूट होता है, वेयर ही इज सच एन ऑफिसर द समन मे बी सेंट टू हिम इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्शन, जैसे भी कोर्ट डायरेक्शन देगी वैसे ही समन डिफेंडेड को या उसके एजेंट को क्या है डिलीवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं सब रूल 3 की। सब रूल 3 की गाइस यहाँ पर क्या बात करता है, सब रूल 3 में ये बताया गया है कि जब भी कोई पार्टी को सम्मन करने हैं वो कैसे होंगे, जहां तो ट्रांसमिशन भी उसके साथ होगी। ट्रांसमिशन मींस यहाँ पर ये है कि गाइस ये देखिए, अब ए था, ए ने किसके अगेंस्ट सूट फाइल किया, बी के अगेंस्ट, तो बी कहां पर रहता है, मान लो ये बांग्लादेश में रहता है, ठीक, या फिर किसी और यूपी में रहता है। तो मान लो तो ये यूपी है, मोस्टली उसमें हिंदी, गाइस मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लो कि जो बी है ये यूपी में रहता है, यूपी में क्या है मोस्टली हिंदी चलती है, तो जो सम्मन होंगे गाइस वो क्या होगा, वो हिंदी में कन्वर्ट किए जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज में, एंड जो उसके साथ प्लेट होगी मे बी वो भी हिंदी में या इंग्लिश में होगी, जो मीन्स उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी जिस जहां पर भी जो रिजाइड करता है डिफेंडेड, जहां पर डिफेंडेड रिजाइड करता है उसी लैंग्वेज में वो सम्मन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि भाई आपके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है, आप कोर्ट में आइए सो एंड सो डेट को एंड इतने टाइम पर आप कोर्ट में आइए और बताइए कि ये क्या डिस्प्यूट है, ठीक, यही बताया गया है। एंड जब भी सम्मन गाइस सेंड किए जाते हैं उसके साथ क्या होता है, प्लेट की कॉपी, प्लेट की कॉपी भी अटैच होती है किसके साथ, सम्मन के साथ। ओनली सिविल सूट में, नॉट अ क्रिमिनल मैटर्स, मैं सिविल सूट की बात कर रही हूँ, मैं क्रिमिनल मैटर की बात नहीं कर रही। क्रिमिनल मैटर में नहीं पता चलता कि कौन सा सूट लगा कौन सा नहीं, बट सिविल सूट में क्या है कि जब भी आपको सम्मन जाते हैं उसके साथ क्या होता है कि कॉपी साथ में चली जाती है, ठीक। अब बात करते हैं इसी में कि हम जो भी ट्रांसमिशन होगी ऑफ डॉक्यूमेंट की, ठीक, कैसे सम्मन भेजे कैसे जाएंगे ये हमारे बताया गया है सब रूल 3 में। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग फैक्स के थ्रू भेज सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हो, ठीक। और इसमें जैसे भी कोर्ट आपको डायरेक्शन देगी, मान लो कि कोई सम्मन है, हमारे कोई पर्सन रह रहा है, ठीक, अब्रॉड सेटल है, तो उसे क्या है गाइस, फैक्स भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसे मेल भी सेंड कर सकते हैं, सम्मन उसे ऐसे भी भेज रहे हैं बाय पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर उसके साथ साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी सेंड कर रहे हैं, या फिर उसे फैक्स भी कर रहे हैं, या फिर उसके मोबाइल फोन के ऊपर मैसेज भी कर दे रहे हैं, जैसे कोई डायरेक्शन दे। इसके अब आप बोलोगे कि भाई इतना इसका खर्चा आएगा फैक्स करने का, मेल का, फिर आप कोरियर भी आप बोल रहे हो कि यहाँ तो फिर क्या है स्पीड पोस्ट हो जाएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट हो जाएगा, तो भाई इसके एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, ऑब्वियसली प्लेंटिफ करेगा, ठीक। ये प्रोविजन में बताया गया है हमारे सब रूल 3 की प्रोविजन में। अब इसे थोड़ा सा रब कर दे रही हूं 1 सेकेंड। अब देखो सब रूल 4 में क्या बताया गया है कि जहां पर डिफेंडेड रिजाइड करता हो आउट ऑफ यूरिस्डिक्शन, ठीक, मान लो कि वो अपने यूरिस्डिक्शन में ये क्या है
ए है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ए यहाँ पर कहाँ पर रहता है, जलंधर में। ठीक भाई मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, जस्ट बहुत आई नो मुझे पता बहुत अच्छी है। ठीक अब ये देखो ए में, ए यहाँ पर क्या है, प्लेंटिफ, बी के अगेंस्ट क्या, बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, बी कहाँ है, डिफेंडेड, बी कहाँ पर रहता है, मान लो अभी ये कहीं और रह रहा है, ठीक जलंधर की यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहा, तो तब क्या होगा, इसे आउट ऑफ यूरिसडिक्शन रह रहा है, ठीक जलंधर की यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहा, मान लो ये बटाले रह रहा है, ठीक बटाले में रह रहा है, या फिर कहीं भी मतलब उस यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहा, अमृतसर है, ठीक चंडीगढ़ में, कहीं भी मान लो जलंधर की यूरिसडिक्शन में नहीं, जिसको सूट फाइल था वो जलंधर में इस प्लेंटिफ ने कर दिया, ठीक तो किस भी उसी यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहा, तब क्या होगा, इसमें यही बोला गया है कि रिजाइड दी आउट ऑफ यूरिसडिक्शन, जब डिफेंडेड दूसरी यूरिसडिक्शन में रह रहा हो, उसमें क्या है कि आपको समन वैसे ही करने हैं जैसे सब रूल 3 में मेंशन किया गया है, बट इसमें एक्सेप्ट क्या किया गया है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं कर सकते। अब एक बात आपको और बता दूं गाइस, जब भी हम सम्मन भेजते हैं, ठीक तो उसमें एड्रेस किसे लिखना होता है, एड्रेस तो मान लो कि चलो ठीक है, या फिर जो भी हमारे एडवोकेट्स होते हैं उनके क्लर्क वगैरह जो मिसलिनियस काम करते हैं, बट ये डिक्लेयर कौन करेगा कि ये वाला एड्रेस हमने जो बोला है वो सही है, ये प्लेंटिफ ही करेगा। सम्मन के ऊपर क्या होता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देती हूँ, जो भी सम्मन होते हैं सम्मन के ऊपर क्या होता है, ये है सम्मन, ठीक यहाँ पर इन दी कोर्ट, कोर्ट का नाम, जज साहब का नाम, ठीक उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जलंधर वगैरह आ गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपका केस होगा, ठीक सिविल सूट आ गया, जब यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर मान लो सिविल सूट, इसका केस नंबर होता है 9 एंड ईयर जो साल होता है, ठीक इसके आगे सिविल सूट आ गया, या फिर इसके आगे आप एग्जीक्यूशन तो ई आ जाएगा, ठीक उसके बाद क्या होता है कि पार्टी का नेम ए वर्सेस बी, ठीक या फिर नोटिस भी आ जाएगा कि नोटिस किया है या फिर सम्मन है, फिर होता है 2 किसको, जिसका भी नाम है भाई, फिर यहाँ पर लिखा होगा कि हाँ ये पर्सन है, इसको जा रही है, जैसे बी इसका सन ऑफ रेसिडेंस, ठीक जो है वो लिखा होगा, इसमें बताएगा कि आपके अगेंस्ट ए ने सूट फाइल किया है सो एंड सो, तो आपको इस डेट को मान लो बोल रहे हैं कि 9/2/25 को भाई आना है, कितने बजे कोर्ट में, करेक्ट 10 बजे AM, ठीक ये चीज लिखी होती है, इसी के ऊपर जज साहब के साइन होते हैं नीचे और कोर्ट की स्टैंप भी लगती है, ठीक और इसका जो इससे इस चीज को, इस सम्मन को हम क्या करेंगे, फोल्ड करके इन्वेल्प में डालेंगे, ठीक तब क्या होगा, उस इन्वेल्प के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका पूरा एड्रेस मेंशन करेंगे, सम्मन तभी जो भी हम प्यादा भेजेंगे, या फिर अगर स्पीड पोस्ट के थ्रू जाते हैं कोई भी पोस्टमैन होगा वो सम्मन तभी उसी एड्रेस पर लेके जाएगा जहां पर हमने उस इन्वेल्प के ऊपर मेंशन किया है। जब सम्मन गाइस भेजे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, कोई भी पर्सन सम्मन को रिसीव करता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर वो सिग्नेचर लेता है। मान लो जब प्लेंटिफ की तरफ से सम्मन गया किसको, डिफेंडेड को, ठीक अब भी मान लो ये पोस्टमैन है, ये सम्मन लेके गया, ठीक चाहे बाय स्पीड पोस्ट गए हैं, चाहे कोरियर के थ्रू गए हैं, ठीक चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट हुई है, तो गाइस इसमें क्या होगा, जब भी सम्मन डिफेंडेड को रिसीव किए जाएंगे उसके ऊपर क्या होगी गाइस, रिपोर्ट लिखी जाएगी कि हाँ उसने सम्मन रिसीव किए हैं, सर्व्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक रिसीविंग की सर्विस की जाएगी कि सर्विस हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं भी था कोई तो तब भी क्या होगा, डिफेंडेड को बोलेंगे कि डिफेंडेड नहीं है तो उसके घर पर देखे जाएंगे कि कोई और अदर पर्सन है, अगर कोई और अदर पर्सन नहीं है तो फिर सरपंच वगैरह भी देखा जाता है कि वो है या नहीं है, उसे नोटिस किया जाए, अगर नहीं है तो इसका आगे प्रोसेस अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं सब रूल 5 की। सब रूल 5 के लिए गाइस आप अपना एक बार बेयर एक्ट उठा लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगा कि
आपको पता चल जाएगा कि बाय बेयरक्ट लैंग्वेज के साथ। सब रूल फिफ्थ, when an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court, or postal articles containing the summon is received back by the court within an endorsement purporting to have been made by a postal employee or any other person authorized by the courier। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि when जब आपको एक्नॉलेजमेंट हो जाती है और एनी अदर पर्सन को, अदर रिसिप्ट होगी प्रपोर्टेड टू बी किसके द्वारा साइन की जाएगी, डिफेंडेंट के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा, मींस जो पर्सन सम्मन रिसीव करेगा उसी के सिग्नेचर लिए जाएंगे बाय द कोर्ट, चाहे वो पोस्टल आर्टिकल है, स्पीड पोस्ट भेजा गया है, चाहे वो डायरेक्ट सम्मन प्यादे के थ्रू जा रहा है। ठीक, अगर नहीं भी सम्मन उन लोगों ने रिसीव किए तो रिसीव बैक की क्या होगी, रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक, अगर तो प्यादा गया भाई कोर्ट की तरफ से तो वो रिसीविंग लेकर आएगा, रिसीविंग रिपोर्ट। ठीक, रिटर्निंग रिपोर्ट। अगर कोई भी पोस्टमैन है, चाहे कि हमने कोई भी एम्प्लॉय है जो कि स्पीड पोस्ट के थ्रू है, ठीक, तब भी क्या होगा कि वो रिटर्निंग रिपोर्ट लेकर आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि उनके साइन होंगे, ठीक, या फिर उनका एक एम्प्लॉय होगा जो भी ऑथोराइज किया गया होगा कोरियर की तरफ से, स्पीड पोस्ट की तरफ से। ठीक, service of the affected defendant or his agent refuse to take delivery of the postal article, जब सम्मन लेने को डिनाई कर देते हैं, कौन डिनाई करता है गाइस, डिफेंडेंट। ठीक, इसमें यही बताया गया है। और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सम्मन बाय द अदर मींस, इसमें सब रूल 3 में बताया गया है व्हेन टेंडर टू transmitted to him the court issue a summons she declare that the summons had been duly served on the defendant। देखो, जब बार बार कोर्ट की तरफ से क्या है, सम्मन जा रहे हैं, डिफेंडेंट को ही जा रहे हैं, जहाँ उसके क्या है, ऑथराइज्ड एजेंट को, तो वो क्या कर रहे हैं गाइस, सम्मन लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि हमें सम्मन रिसीव नहीं करनी। तो प्यादे ने क्या किया, जहाँ तो वो कोर्ट की तरफ से जो प्यादा होगा वो, या फिर क्या होगा, जहाँ फिर जो पर्सन कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट की तरफ से एम्प्लॉय होगा उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, जो भी रिटर्निंग रिपोर्ट, हमने आपको यहीं पर बताई कि जो भी रिटर्निंग रिपोर्ट होगी स्पीड, यहाँ पे मैं पोस्ट में लिख रही हूँ, ठीक, जो भी रिपोर्ट होगी वो 2 सम्मन होते हैं हमेशा। ठीक, एक सम्मन हमारे इनवैलिड के ऊपर होता है, इनवैलिड के बीच, ठीक, एक सम्मन क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उनको रिपोर्ट करनी होती है कि भाई ये वाली चीज हुई है, उन्होंने सम्मन सर्विस होगी या नहीं। यहाँ पर सब रूल 5 में ये बोला गया है कि अगर बार बार भी डिफेंडेंट को सम्मन हो रहे हैं, जो उसके एजेंट को वो डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं सम्मन एक्सेप्ट करने को, तो कोर्ट क्या कंसीडर करेगी कि उसे नोटिस हो गया कि मेरे अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। ठीक, दैट्स इट। अब इसकी हम प्रोविजन देखते हैं। वेयर द सम्मन वाज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, prepaid or duly sent by registered post acknowledged due the declaration referred to in sub rule shall be made notwithstanding fact that the acknowledgement having been lost or mislaid for any other reason has not been received by the court within 30 days from the date of issue of summons। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप प्रॉपरली एड्रेस लिखते हो, प्रीपेड मीन्स आपने ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस है वो भी आपने ही करने हैं, ठीक, वो भी आपने कर दिए, एंड इट ड्यूली सेंड रजिस्टर्ड बाय पोस्ट, आप उसे डिफेंडर को सम्मन कर रहे हैं, इसकी डेक्लेरेशन हो भी होगी, और मेड नॉट स्टैंडिंग फैक्ट एक्नॉलेजमेंट हैव बीन लॉस्ट। इसमें क्या है कि आपने अगर मिसलीड कर दिया या फिर कोई सम्मन इधर उधर हो गया, लॉस्ट हो गया फॉर एनी अदर रीजन से, उस क्या है, जब सम्मन 30 डेज में उसको, जब क्या था, हैज नॉट बीन रिसीव्ड नहीं हुआ बाय द कोर्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ समन्स, 30 डेज के बीच ऐसा कुछ होता है तो वही ये भी प्रोविजन में बताया गया है। सब रूल 6 में बताया गया है द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज, जो हमारे हाई कोर्ट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज सब है, एज द केस में बी शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कोरियर एजेंसीज फॉर द प्रपोजल्स ऑफ सब रूल 1। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे रूल्स वगैरह होंगे ये हमारे जज साहब, जो हाई कोर्ट के द्वारा ही बताए जाएंगे सम्मन के। तो इसमें जो पेनल भी बताया गया है कि अगर उनको कोई गाइस वो ऐसा नहीं करते तो जो भी नहीं होगी पनिशमेंट वगैरह, पेनल का मतलब तो भाई पनिशमेंट ही होता है, तो वो इसमें इसी में बताया गया जो सब रूल 1 में है। ठीक,
मोस्टली हमारे सिविल मैटर्स में क्या होता है कि पनिशमेंट नहीं होती, क्रिमिनल मैटर्स में ही पनिशमेंट होती है। अब बात करते हैं रूल 9A की। गाइस ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे एक बार रब कर दे रही हूँ। गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं प्लीज हमें बताइए कि कैसे आपको लग रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक, प्लीज आप हमें बताइए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। ठीक, क्योंकि हमें ये होता है कि हाँ भाई चलो कोई एक पर्सन का भी अगर बेनिफिट हो जाए तो आई फील वेरी वेल। ठीक, तो फिर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो भाई आप अगर हमें कोई रिप्लाई नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। गाइस ये देखिए रूल 9A में क्या है, समन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। इसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ खुद जाकर सर्विस कर रहा है किसकी, समन्स की। इसे क्या बोलते हैं, दस्ती समन। जब बार बार कोर्ट की तरफ से समन जा रहे हैं, ठीक, कैसे, जो हमने रूल 9 में बताया, अगर वहां पर क्या है कि प्लेंटिफ क्या बोल रहा है कोर्ट को कि जैसा ऐसे तो हम बार बार उन्हें समन भेज रहे हैं, वो क्या है, डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो क्या मैं खुद जाकर उसे समन, दस्ती समन दे सकता हूं। ठीक, ये रिक्वेस्ट कौन करता है, प्लेंटिफ के एडवोकेट। ठीक, तो इसमें यही है कि कोर्ट वहां पर क्या है, आपको परमिशन दे देती है। समन रिसीव कैसे होने हैं गाइस, सेम एज इट इज, जो भी प्रोसीजर है सेम। समन क्या है, ये नहीं कि ये प्लेंटिफ खुद चला जाएगा, नो, इसके साथ क्या होता है, जो भी प्यादा होगा कोर्ट का प्यादा होगा कोर्ट की तरफ से, ठीक, वो साथ में जाएगा। ठीक, वो साथ में जाएगा और साथ में ये प्लेंटिफ भी जाएगा। क्या करने के लिए, उनका एड्रेस वगैरह जब उनके घर पर लेकर जाएगा कि भाई ये वाला इनका घर है, ये वाला पर्सन है, इसके ऊपर हमने एक सूट फाइल किया है। ये क्या होते हैं, दस्ती समन। प्रोसेस सेम है जो हमारे रूल 9 में है, कुछ अलग नहीं है। अगर फिर भी क्या करते हैं कि प्लेंटिफ खुद गया, तब भी उन्होंने रिफ्यूजल कर दी डिफेंडेंट ने, तो फिर क्या भाई कोर्ट दोबारा से डायरेक्शन भी कर सकते हैं कि जैसे कोर्ट की तरफ से चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट, जो हमारे रूल 9 और सब रूल 3 में बताया गया था कि ऐसे भी हम समन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू, जहां फिर इसमें क्या था बताया कि कोई प्यादा लेके जाए थी कोर्ट की तरफ से, फिर कोर्ट क्या करेगी कि डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऐसे भी समझ जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।